एक अहम खबर साफ तौर पर जो एएमसीज के लिए एक सख्ती वाली बात सामने आई है और जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट हमें एएमसी स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। फिरोज अजीज हमारे साथ आनंद राठी वेल से जुड़ चुके हैं। फिरोज, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। योर फर्स्ट रिमार्क, आपका पहली टिप्पणी हम जानना चाहेंगे। खास तौर पे एक प्रेशर तो हमें तमाम स्टॉक्स पर तो देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि इसको बहुत ही पॉजिटिवली फिलहाल इन नियमों को नहीं लिया जा रहा है। जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट स्टैंड पॉइंट बहुत अच्छी तरह से रिसीव नहीं किए हैं शेयर होल्डरों ने। बट मेरे हिसाब से शेयर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर ये कंसल्टेशन पेपर यूं का त्यों अगर सर्कुलर बन भी जाता है, तो अगर आपको ये देखना है, अगर आप एक एएमसी स्टॉक ओन करते हैं, एएमसी बिजनेस ओन करते हैं, आपको ये देखना है कि सेबी कितनी बारीकी से इन्वेस्टर के बारे में सोच रही है। अगर इन्वेस्टर को ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, थोड़ा लो कॉस्ट मिलता है, तो वॉल्यूम तो बढ़नी है। तो एक शेयर होल्डर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट नहीं मिल पाते। दोनों हाथ घी में सर कढ़ाई में नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, टू माई माइंड, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये जो कदम लिए गए हैं बहुत बारीकी वाले कदम। तो बारीकी बारीकी वाले कदम से ये सांत्वना मिलती है कि सेबी म्यूचुअल फंड को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की मुहिम को छोड़ने वाली है नहीं, जब तक कि देश भर में पहुंच नहीं जाए। आज अगर 4-5 करोड़ इन्वेस्टर हैं और 40 करोड़ लोग कमाने वाले हैं, तो सोचिए कितनी और पोटेंशियल है। और रेगुलेटर ये चाहता है कि इट बिकम्स अ हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट। सो आई एम वेरी बुलिश। आई वुड गिव 8 on 10 टू द कंसल्टेशन पेपर। एक दो चीजें और बेहतर कर सकते थे इन्वेस्टरों के हित में, जो होगी। बिल्कुल। फिरोज, एक चीज मैं समझना चाहूंगा। खास तौर पे जो आम इन्वेस्टर है वो सीधे इस इम्पैक्ट को अपने रिटर्न और बाकी चीजों से देखेगा। तो हमें बताइए, जो नए प्रस्ताव हैं वो एएमसीज की कमाई और निवेशकों के रिटर्न पर किस तरह का असर डालेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर की रिटर्न पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं, 5 पैसा इधर उधर, यार, अगर हर बेस्ट इंडिया में बेस्ट स्कीम और वर्स्ट म्यूचुअल फंड में हर साल 30% का अंतर है, ये कोई देखता ही नहीं है। और सब वो हाथ ही निकल जाता है, पूंछ पे अटके होते हैं। 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे में कुछ भी इन्वेस्टर की ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अच्छी स्कीम और बुरी स्कीम में अंतर ही साल दर साल 30 का एवरेज है, लास्ट 25 साल की एवरेज की डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, बेस्ट एंड वर्स्ट डिवर्सिफाइड स्कीम की डिफरेंस बोल रहा हूं। सो आई डोंट थिंक इन्वेस्टर की कॉस्ट में इट विल मेक अ बिग चेंज इन द निडल, पॉइंट वन। क्योंकि इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी एक दूसरा विकल्प है। अगर आपको कॉस्ट पूरी तरह से घटानी है, तो रेगुलर छोड़ के डायरेक्ट में आ जाए, जहां पे तो कॉस्ट आधी हो जाती है। तो 5-7 पैसे से कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन्वेस्टर की एक चीज पे बहुत भयंकर फर्क पड़ेगा, जो ट्रांसपेरेंसी है। आज जो एसटीटी है, जीएसटी है और काफी सारी ब्रोकरेज चार्जेस हैं, वो एक्सपेंस रेशियो के भीतर है। तो उसकी समझ जो है, हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, हम एक नॉन बैंकिंग, नॉन एग्रीगेटर डिस्ट्रीब्यूटर में टॉप है। ओके, 50,000 करोड़ के एयूएम के बाद भी हमारे 20 लोग वो एग्जैक्ट मैथ, हर एएमसी का अलग है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता कि एसटीटी में कितना गया, जीएसटी में कितना गया, ब्रोकरेज में कितना गया। तो वो अलग करना, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, उस सर्कुलर में दूसरी चीज ये बोली है कि ब्रोकरेज की डिफरेंस क्यों है। तो ब्रोकरेज कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव ज्यादा है, और एएमसीज के लिए लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव है। और चौथी चीज ये है कि भाई, स्कीमों के नाम में और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ताकि बंदा अंग्रेजी जानता हो तो म्यूचुअल फंड खुद ही समझ जाए, और इतना सोशल मीडिया देखने की जरूरत ना पड़े उसे। वैलिड पॉइंट। और एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये सारे कदम जो हैं वो एक ट्रांसपेरेंसी लेवल को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। लेकिन जिस एक बात पे मैं और आखिरी सवाल के साथ आना चाहूंगा, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सपेंस रेशियो, जरा इसको डिकोड कीजिए। मतलब क्या, जैसा आप कह भी रहे थे कि खास तौर पे फंड मैनेजर पे क्या एक परफॉर्मेंस बेहतर करने का प्रेशर बनेगा और ज्यादा इसका दबाव बढ़ सकता है? यस, आई थिंक, देखिए, अगर कैपिटल मार्केट्स की काबिलियत की बात आती है, देखो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास हजारों लोग होते हैं, क्योंकि उनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो और एक नया रिलेशनशिप मैनेजर लाऊंगा तो 40 क्लाइंट और मैनेज होंगे। बट एसेट मैनेजमेंट में एक फंड मैनेजर होता है, जिसकी काबिलियत पे निर्भर करती है फंड की परफॉर्मेंस।
तो कंसेप्चुअली सबकी जो इंसेंटिव्स हैं, मोटिवेशंस हैं, अगर वो परफॉर्मेंस पे लिंक हो जाए तो बहुत बेहतर होता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वैल्यू क्रिएट हो सकती है। कॉस्ट के बदले वैल्यू इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग टू फाइट इन द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस रादर देन कॉस्ट वॉर। वो बहुत अच्छा है, बट दिक्कतें जो है ना इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत आएंगी। देखिए पीएमएस में जहां अलग अलग इंसानों के अलग अलग अकाउंट होते हैं, उसमें प्रॉफिट निकालना, शेयर लेना बहुत आसान है। ये पूल्ड अकाउंट है, सब लाखों करोड़ों इन्वेस्टर आ जाते हैं अंदर एक ही फंड में। तो अब एक इंसान की एंट्री अलग, एग्जिट अलग, सब पूल में है। तो अगर कोई एग्जिट करके जा रहा है, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एक कॉमन पोर्टफोलियो में, पूल्ड अकाउंट में? ये मेरे समझ के बाहर है। बट आई थिंक conceptually आई कुडंट अग्री मोर दैट द इंसेंटिव ऑफ द फंड मैनेजर शुड बी अलाइंड टू दैट ऑफ द क्लाइंट। थैंक यू सो मच फिरोज, इतने शॉर्ट नोटिस पे और जुड़ने के लिए और तमाम बातें बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखने के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ और भी चीज़ें, शायद रिफॉर्म इसी का नाम है, कि चीज़ें सुधरती रहती हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं। आई एम श्योर तमाम स्टेक होल्डर्स अलग अलग तरह की रिकमेंडेशंस इसमें देते हैं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और हम यही चाहेंगे कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हों। चलिए इन सब के बीच